सुप्रभात बच्चों। आशा आप सकुशल होंगे व अपनी पढ़ाई साथ साथ कर रहे होंगे। इससे पहले हमने भारत की खोज का पाठ नंबर 1 अहमदनगर का किला। भारत की खोज के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपने अहमदनगर के किले में जो जेल में जो बंद थे वहाँ पे वो किस तरह से रह रहे थे, इसका वर्णन उन्होंने अहमदनगर के किले नामक पाठ में किया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ हमारा जो दूसरा पाठ है, भारत की खोज का तलाश। कि वहाँ पे वो क्या कर रहे थे। पहले उन्होंने क्या काम किया था? कुदाल लेके वहाँ बाड़ियों में खुदाई करने लगे, लेकिन अधिकारियों ने ज़्यादा खुदाई की अनुमति नहीं दी और ही साथ कड़ी धूप भी थी और भूमि थी वो पथरीली थी। इसलिए उन्होंने खुदाई का काम छोड़ के क्या किया? कलम उठा ली और भारत के इतिहास के बारे में लिखने लगे। तो यहाँ पे वो भारत के इतिहास को के अतीत की तलाश कि किस तरह से भारत का अतीत कैसा था, इसकी वो तलाश कर रहे हैं और उसको उन्होंने लिखा है। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा, क्योंकि कुछ साल बीत गए और मेरे दिमाग में सिर्फ भारत ही भारत रहा। इस बीच में बार बार उसे समझने की और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा कि भारत क्या है, कैसा है। भारत को मैं अच्छी तरह से गहराई से समझने का विश्लेषण और कोशिश करता रहा। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, कि जब मैं छोटा था तब मैं किस तरह भारत में रहता था और कैसा मैं महसूस करता था। मेरे मन के में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। कह रहा है कि पुराने दिल में कुछ कुछ भूल गया था। धुंधला रूप होना मतलब कुछ याद थे, कुछ मैं भूल गया था, और मैं अभी जो अनुभव कर रहा था उन्होंने उसको और अधिक संवार दिया था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अतीत मतलब प्राचीन काल, पहले भूतकाल में उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। कह रहे कि पहले वो कितना शक्तिशाली था और उसकी जो शक्ति थी वो कैसे खत्म हो गई। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? कह रहा है कि वैसे तो हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति थी। क्या वो शक्ति भारत ने अपने खो दी है? ये लेखक सोच रहा है अपने मन में। आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? कि ये आधुनिक जो संसार है उसमें भारत किस का तालमेल कैसे बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, मतलब मैं वहीं पला बढ़ा, मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। जिस तरह कह रहा है कि विदेशी उसके बारे में जैसा देखते जैसा लिखते, मैं भी कह रहा है कि वैसे ही देखना मैंने शुरू कर दिया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था, जो जिनको नापसंद मतलब जो पसंद ना हो। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचता था। मतलब पश्चिम के लोग आते थे और जिस तरह से भारत के बारे में जो लिखते थे, कह रहा कि मैं भी उसी तरह से भारत के बारे में सोचता था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसा संभवतः किसी पश्चिम मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। शंकाएं मतलब मेरे अंदर अनेक भावनाएं, अनेक विचार। क्या सच में मैं जो कह रहा हूँ, जो इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या सच में वो सही है? जब कई तरह के विचार मन में उठते हैं तो उनको क्या कहते हैं? शंकाएं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? क्या मैं भारत को जानता हूँ अच्छे से? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। कह रहा कि उसके अतीत के, उसके प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको एकदम को मैं छोड़ देना चाह रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत है, टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। क्या कि
विदेशियों का भारत गुलाम, बहुत दिनों तक विदेशियों ने भारत को गुलाम रखा, लेकिन फिर भी भारत में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिससे उसने अपने अस्तित्व को अभी तक ऐसा बनाया है। तो मतलब उसके इतिहास में, उसके प्राचीन काल में, उसके अतीत में ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जिससे उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, नहीं तो अब तक उसका अस्तित्व खत्म हो जाता और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बना सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? मतलब यहाँ लेखक के मन में विचार उठने लगा कि विदेशों में गुलाम हम रह गए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक विशेष बात है जिससे हमारा भारत का अस्तित्व बना हुआ है। तो उसे लेखक ने खोजने का प्रयास किया और इसी को क्या नाम दिया? तलाश। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। मतलब उसका अवशेष जो पुराने साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसी के स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है कि इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। कह रहा है कि बहुत ही मुझे हैरान कर देने वाली बात थी कि कोई संस्कृति इतने लंबे समय तक बनी रही और उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव, विकासमान की भी कोई ना कुछ विकास साथ साथ हो रहा था। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित होता रहा। मतलब ये सब देश हैं, इनसे कोई ना कोई उनकी गतिविधि निकट रहा, व्यापारिक संबंध रहे और आपस में एक दूसरे देश एक दूसरे को सब प्रभावित कर रहे थे। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मतलब कह रहा है कि इतना लंबा समय बीत गया फिर भी वो एकदम मजबूत बना रहा, तो उसकी मजबूती का कोई ना कोई तो रहस्य रहा होगा। उसे ही लेखक खोजना चाह रहा था। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस प्राक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया की ओर से आए थे। मतलब बहुत ये भारत के बारे में जानने के लिए विदेशियों के जो भारत के बारे में जो लिखा वो इतिहास उन्होंने पढ़ा ताकि वो भारत के बारे में अच्छे से जान सके और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। मतलब आए यात्रा की और यात्रा कैसे की, उन्होंने वहाँ क्या देखा, कैसा महसूस किया, ये सब उन्होंने ये दास्तान कैसे छोड़ी? पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने पुस्तकें लिखी और वहाँ पे वो सब कहानी, दास्तान मतलब कहानी। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। दंत कथाएं मतलब लोग कथाएं, कहानी हम दादी नानी मामी से जिस तरह की कहानियां सुनते हैं, और मिथक वो कहानी जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, जिनको सब बातें यहाँ ऐसा हुआ लेकिन उसका वास्तविक परिणाम नहीं है, जिसको हम सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, वैसे हम मानते हैं जैसे राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण, ये सब क्या है? मिथक है, कहानियां चली आ रही हैं, हम इनके बारे में हमारे पूर्वज जानते थे, हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता अभी तक भी साबित नहीं हुई है कि वास्तव में सच में क्या ये हुआ था। वो सब कहानी क्या कहलाती है? मिथक।
मिथक कहानी वो कहानी होती है जो हमारे समाज में प्रचलित है, जिनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन सच में वास्तव में वो हुई थी, इसकी प्रामाणिकता अभी तक भी नहीं है। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। पहाड़ मतलब पहाड़ों से लेखक को बहुत अधिक लगाव था, प्रेम होना लगाव था। और खून का रिश्ता है मतलब वो वहीं पला बड़ा है, उनके साथ उसका बहुत निकट का रिश्ता रहा है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो नदियों से जुड़े हुए हैं और जब उनको देखते हैं तो वो घटनाएं एकदम याद ताज़ा हो जाती हैं। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी इतिहास की मुख्य धारा से तो कटी हुई है, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई, मतलब बरबस अपने आप जबरदस्ती भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों के भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहाँ है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव, नाटक के संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। मतलब हम देखते हैं ना, लोग आज भी जाते हैं गंगा, कोई भी शुभ काम करना होगा तो गंगा का जल लेते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा मतलब कहानी, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो यहाँ सब लेखक बैठा बैठा सोच रहा है कि हम ऐसे गुलाम तो हो गए, लेकिन क्या हम बिल्कुल, हमारी संस्कृति में कोई ना कोई ऐसी विशेषता जरूर थी प्राचीन सभ्यता में, और उसी प्राचीन संस्कृति की तलाश में लेखक ने बहुत सारी किताबें पढ़ी और उनसे जो अनुभव प्राप्त किया उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया, मतलब लिखित रूप में लिखा। तो बच्चों, इससे आगे पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।